हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड एक बार स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, फटाफट से सभी के साथ, ताकि जो अभी तक क्लास में नहीं आए हैं वो भी फटाफट से ज्वाइन कर पाएँ। चलिए जल्दी से फटाफट से शेयर किया जाए क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ पाएँ फटाफट से। चलिए चलिए जल्दी 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 सब आ चुके हैं लगभग। फटाफट से आ जाइए। आज का जो चैप्टर है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड का यहाँ से सीधा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका जाता है। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ से बात करें 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके जाते हैं। तो आप सभी को वो सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी वो आपको पता रखने हैं कि हाँ भाई ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट है। आपको लिखते हुए चलना है साथ साथ कि भाई मैम ने ये बताए थे इम्पॉर्टेंट, एंड हमें इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बच्चा फटाफट से अपने कॉपी पेन लेके बैठना है ना। एंड जो जो चीज़ हम पढ़ते जाएंगे, डेफिनेशन जो जो चीज़ समझते जाएंगे, वो आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, जहाँ पे बोल दूँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको लिखना भी है कि ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखना है। आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के जो चैप्टर है, आज के लेक्चर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि आखिर भाई है क्या ये। ठीक है, आप इससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आए हैं बच्चा, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। अब जिन बच्चों ने उस चैप्टर को ध्यान से समझा है ना, जो मैंने बताया था वो बहुत ध्यान से सुना है, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ज़्यादातर क्यों, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हम वहाँ से करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला है बेटा, आपको ध्यान रखना है पॉइंट्स का। पॉइंट्स का ध्यान कैसे रखना है कि जैसे आप नर्सरी में होते हो, फिर LKG UKG, एक क्लास में चलते हो, है ना, आगे बढ़ते हो, और वही जो आप छोटी क्लासेस पढ़ते हो वही आपको बड़ी क्लासेस में काम आता है। तो ऐसे ही आपका चैप्टर में होता है। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, जैव प्रक्रम पढ़ा, फिर नियंत्रण एवं समन्वय, फिर उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मिलती जाती है आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तो सेम यहीं पर भी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे आनुवंशिकता एवं जैव विकास इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी अनाउंसमेंट से, और वो है क्लास 10th के लिए। तो जिसने भी अभी तक विजेता बैच को नहीं लिया है, प्लीज़ बच्चा विजेता बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी फैसिलिटी। तो विजेता बैच जो है गाइज, यहाँ पे आपको इस बार सबसे बेस्ट जो फीचर आपको मिल रहा है मैं बता दूँ, वो है मैराथन का। मैराथन वाला फीचर बेटा वो फीचर होता है जहाँ पे टीचर्स लगातार पढ़ाते हैं। कितने भाई, आपके 10 घंटे, 12 घंटे, 9 9 8 8 घंटे लगातार पढ़ाते हैं जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, है ना। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपको नोट्स साथ ही साथ मिल जाते हैं, है ना। नोट्स, क्लास नोट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जैसे आप बोलते हैं फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी आपकी यहाँ पर होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, है ना, वो सब यहाँ पे देते हैं 10th वाले बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो रिपीट होते हैं। डिटेल में लेक्चर के साथ साथ आपको यहाँ पे जो आपके लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शॉर्ट रिवीजन लेक्चर, वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और बच्चा यहाँ पे आपके चैप्टर टेस्ट भी होते हैं, यानी कि जब आप एक, अगर मैं बात करूँ पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपका उसका टेस्ट भी होता है। क्लियर है। तो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें स्क्रीन पे दिए बेटा नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं क्या है, 0124 715 8250। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंड सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अच्छा मैं आपसे ना यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है बच्चा कि अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर कौन सा था, इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ के आए थे, फटाफट से बताएं। कौन सा चैप्टर पढ़ा था, जल्दी बताओ। इससे पहले बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ा था आपने, ये चैप्टर पढ़ के आए थे, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ा था चैप्टर, है ना। अब इसी चैप्टर में कुछ पॉइंट्स थे, है ना, कुछ आपके, अगर मैं बात करूँ कुछ कुछ वर्ड्स की, तो आप बताना मुझे क्या वो आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा रखे हैं। नंबर 1, युग्मनज। ठीक है, नंबर 1। सेकंड नंबर बेटा अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका आ जाता है जैसे DNA। क्या ये वर्ड क्लियर है। नंबर 3 की अगर मैं आपसे बात करूँ कि गुणसूत्र, आप बोलेंगे मैम DNA गुणसूत्र, बट फ़र्क है इन सभी में। नंबर 4 आपका आ जाता है जीन। ठीक है, क्या ये सारे वर्ड आपको क्लियर हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड अगर आपको क्लियर हैं तो इस चैप्टर में आपको कुछ
डेफिनेशन समझने में, कुछ पॉइंट्स को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आपको यही क्लियर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, बट वैसे मैं साथ साथ बताते चलूँगी। ये चैप्टर जब आपने पढ़ा था जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, जनन क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। आप बोलोगे मैम ये जनन क्यों पढ़ा रही है, तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है पूरा आपका, अगर आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो समझना, तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। जनन हमने क्या देखा था कि भाई जनन तो वो क्या होता है भाई, वो क्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं बेटा, जिसके द्वारा जीव क्या कर रहे थे, जीव अपनी संख्या में, ठीक है, क्या कर रहे थे बेटा, वृद्धि करते हैं। यानी कि जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है, वो हमारा जनन कहलाता है। और हमने देखा कि जो जनन होता है वो कितने तरीके से होता है बेटा, दो तरीके से होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका लैंगिक जनन। अब यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक आता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक। ये दो हमने पढ़े थे, लैंगिक जनन और आपका एक अलैंगिक जनन। सबसे पहले चलो लैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, लैंगिक जनन की, क्लियर, ये रहा आपका लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें लैंगिक जनन की, तो कितने जीव जो होते हैं यहाँ पे जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे दो जीव क्या करते हैं आपके, दो जीव जनन की क्रिया में, किसमें, जनन की क्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं, ठीक है। जिसमें से कौन होता है बेटा, एक नर होता है, एक मादा होती है, क्लियर, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। नर का क्या होता है बेटा, नर में होता है आपका नर युग्मक, यानी कि जो मेल गैमिट होता है, ठीक है, जिस जो कौन होता है, स्पर्म होता है, यानी कि वो होता है आपका शुक्राणु, क्लियर इतना पॉइंट। वहीं पे आपकी जो मादा होती हैं जो फीमेल होती हैं, ठीक है, इसमें भी क्या होता है बेटा, मादा युग्मक होता है। पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, क्या होता है आपका, मादा युग्मक होता है, और आपका वो हो जाता है अंडाणु, क्लियर है, क्या हो जाता है, अंडाणु हो जाता है। इसी के बाद में क्या हुआ था कि जब ये दोनों मिलते हैं, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में दोनों मिलते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, तब वो आपका हमारा वो कौन सी क्रिया होती है, इनका मिलना निषेचन कहलाया जा रहा था, ठीक है। निषेचन कहलाया जा रहा था या नहीं कहलाया जा रहा था, कहलाया जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे धीरे 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 उसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी कि निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। युग्मनज के बाद जब एक बार कोशिका विभाजन होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा वहाँ पे भ्रूण, यानी कि बेटा आपका एम्ब्रियो बनेगा, फिर धीरे धीरे बेबी बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। हम सीधा यहाँ पे लेके चल रहे हैं अभी कि निषेचन के बाद क्या बनता है बेटा, युग्मनज, ठीक है, यानी कि आपका जाइगोट, ये आप लिखेंगे, ठीक है, ये होता है, क्लियर। युग्मनज के बाद यहाँ पे होगा कोशिका विभाजन होगा, और एक टाइम के बाद वहाँ पे भ्रूण बनेगा और फिर शिशु बनता है। इतना पॉइंट था। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ कि जैसे जो माता पिता होते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहीं पे ध्यान सुनो, मैंने बोला माता पिता, माता और पिता, ठीक है। माता क्या होती है बेटा, मादा होती है, पिता क्या होते हैं, नर होते हैं, है ना। तो यहीं पे अब मुझे एक पॉइंट बताइएगा, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब एक शिशु जन्म लेता है, एक बेबी ने क्या लिया, जन्म लिया, ठीक है। एक शिशु जब बेटा जन्म लेता है तो क्या उसमें सारे के सारे गुण सिर्फ माता के ही होते हैं, उसकी मदर के, जल्दी बोलो, क्या उसके सारे के सारे गुण उसके पिता के होते हैं, क्या ऐसा होता है, हाँ या ना में जवाब देना है। कैसा होता है कि भाई सारे गुण सिर्फ माता के आ गए, पिता के नहीं आए, या फिर सारे ही गुण उसके फादर के आ गए, उसके मम्मी के नहीं आए। तो ऐसा होता है कभी नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक जो बेबी होता है, एक जो शिशु होता है, उसमें कुछ गुण उसकी माता के आते हैं, ठीक है, कुछ गुण उसके क्या आते हैं बेटा, पिता के आते हैं, यानी कि उस शिशु में उसकी माता के भी कुछ गुण हैं, उसके पिता के भी कुछ गुण हैं, ठीक है। तो तभी तो ऐसे होता है कि भाई ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा आज तक
कि भाई जो वो बेबी होता है बिल्कुल अपने मम्मी पे गया, सारी चीज़ उसकी मम्मी की तरह है या फिर उसके पापा की तरह, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। दोनों की चीज़ें ही क्या होती हैं, दोनों जो होते हैं दोनों के ही क्या आते हैं, गुण आते हैं बच्चे में, है ना। आपको आपको भी अक्सर ये लाइन सुनने को मिली होगी, अरे तुम तो अपने पापा की तरह लग रहे हो, तुम अपनी मम्मी की तरह लग रहे हो, इसकी ये हरकत तो उसके बिल्कुल उसकी मम्मी पे और ये इसके पापा पे। आपने सुनी होंगी, क्यों? क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसमें पिता के भी कुछ गुण आते हैं और उसमें कुछ माता के भी गुण आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आई हैं, ऐसे लक्षणों को आप क्या बोलें कि भाई जो लक्षण उसके किससे भाई, पिता से उसके बच्चे में गए, माता पिता उसके बच्चे में गए, ठीक है। इससे इसके आने, यानी कि बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक टर्म आता है आपका आनुवांशिक लक्षण। ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। क्या आता है, आनुवांशिक लक्षण। तो ये आनुवांशिक लक्षण होते क्या है बेटा, तो आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं बेटा, स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है? ठीक बेटा, तसल्ली से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यही पॉइंट पता होना चाहिए कि आखिर आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षण कौन से हो गए बेटा आपके, वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जा रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहीं पे ये पॉइंट आपको याद रखने की आनुवांशिक लक्षण होती क्या है, ठीक है। अब क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि आखिर जो ये लक्षण जा रहे हैं तो कौन लेकर जा रहा है, कौन आखिर लक्षणों को, भाई अगर हम बात करें लक्षणों का निर्धारण करता है ना। तो आपने एक चीज़ पढ़ी है, आनुवांशिक पदार्थ पढ़ा है, क्या है, डीएनए। सुना है सभी ने, सभी ने सुना है, सभी ने सुना है। तो ये जो है आपका यहाँ पे डीएनए, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे डीएनए क्या होता है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो आपका आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी, ध्यान से, इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका, आपका डीएनए का पूरा नाम होता है। और ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। अब ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, होता कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर, सबसे पहले ध्यान से सुनना, चैप्टर क्या है आपका, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम इस आनुवांशिकता को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि सबसे पहले चीज़ कि आखिर क्या है ये चीज़। हमने देखा जनन हम पढ़ के आए थे और हमने ये भी जाना था कि जनन दो तरीके से होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में हमने देखा भाई यहाँ पे तो हमारे दो जीव क्या करते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं अलैंगिक की, तो यहाँ पे तो केवल एक जीव ही क्या करता है, जनन की क्रिया में बेटा भाग लेता है। लेता है नहीं लेता है, बिल्कुल। तो यहीं पर अगर हम देखें जो लैंगिक जनन था, यहाँ पे आपका जो नर था और मादा थे, दोनों थे यहाँ पे, ठीक। अब नर और मादा जो थे उनमें क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं, जल्दी से, जल्दी से, हाँ जी, क्या होते हैं बेटा, जो नर और मादा होते हैं उन दोनों में होते हैं युग्मक, ठीक है। कौन कौन से, नर में नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु होता है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है, यानी कि वो जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, निषेचन की। और निषेचन क्रिया के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनता है, उसमें विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के बाद आपका भ्रूण और फिर बेबी बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चा था उसमें तो दोनों के लक्षण आए थे, है ना। अब जो शिशु था उसमें माता के भी पिता दोनों के लक्षण थे। वहीं पे जो अलैंगिक जनन होता है उसमें तो सिर्फ जिसने जन्म दिया उसी के आए हैं, है ना। लेकिन ये कर कौन रहा है, ये लक्षण आ कैसे रहा, और इन लक्षणों को कहते क्या है, तो इन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण, यानी कि वो लक्षण जो एक पीढ़ी से बेटा दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण हम लोग इनको कह देते हैं, ठीक है। अब आता है सारा खेल किसका है, तो सारा खेल तो इस डीएनए का है। और डीएनए क्या है, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब जीव जनन कैसे करते हैं आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था,
ओके, पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके है। अब यहीं पे ये होता कहाँ पे है? तो सबसे पहली चीज बेटा जो कोशिका होती है, ठीक है, ठीक है, कोशिका होती है यानी कि ये रही हमारी सेल। ओके, अब जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य होता है, ये हमने बना दिया कोशिका द्रव्य। एंड कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, इस केंद्रक में क्या होता है, क्या होते हैं ये टर्म आपको ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज आपका डीएनए, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है बेटा गुणसूत्र, और आपका जीन। ये तीनों वर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, केंद्रक, क्या ये सच में इतनी संरचना होती है? नहीं बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आखिर होती क्या है। तो जो केंद्रक होता है, ध्यान से देखना, ये हमने आपके इस केंद्रक को बड़ा कर लिया। ठीक है, अब केंद्रक तो खुद 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? आपका क्या होता है बेटा? सबसे बाहरी आवरण यानी कि जो केंद्रक का जो आवरण होता है, यानी केंद्रक झिल्ली जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, हमने बोला चलो ये केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली है। साथ ही साथ केंद्रक के जिस तरीके से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, उसी तरीके से केंद्रक के अंदर होता है बेटा केंद्रक द्रव्य। ठीक, वहीं पे इसके अंदर भी एक और बिंदु जैसी रचना है जिसको हम बोलते हैं बेटा केंद्रिका, यानी कि इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्लियर। एंड जो सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये, जो इसको हमें पढ़ना है, जो ये मैंने धागे से बनाई है, आप देख रहे हैं येलो कलर के पूरे में धागे फैले हैं, देखा है? चलो बताओ इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी भाई, इसको क्या कहा जाता है? कौन बताएगा जल्दी से फटाफट से? ये जो हमें पीले रंग के धागों के समान संरचना दिख रही है, इन धागों के समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? कैसा बोला मैंने? ये कैसे दिख रही है बेटा? धागों के समान। ठीक है, तो ये धागों के समान जो संरचना है इसको क्या बोला जाएगा? किसी को पता है? बिल्कुल, तो भाई इनको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? क्रोमेटिन धागे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये क्रोमेटिन धागे आखिर हैं क्या? क्या है बेटा? ये क्रोमेटिन धागे एक्चुअल में आपका डीएनए ही होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको तभी बताई थी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में नए होंगे एंड ये चीज़ आपको बेसिक से समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक से ये चीज़ नहीं समझी तो मैं ये बोलूँगी बेटा आपको आगे चल के दिक्कत होगी, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो, फिर आप बोलोगे मैम हमें समझ नहीं आया, क्योंकि बेटा अगर अभी नहीं समझोगे तो बाद में दिक्कत आनी आनी है। और ये मैंने पहले ही बोल दिया है, चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, अगर इसको छोड़ा तुम लोगों ने, ये मान लो बोर्ड के तुमने बहुत सारे नंबर तो वैसे ही गवा दिए। ठीक है, चलिए, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, ये सब था। हमने बोला मेन पार्ट हमारा क्या है? ये क्रोमेटिन धागे। ओके, ये क्रोमेटिन धागे जो हैं ये एक्चुअली मैंने बोला क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। अब आपके मन में कुछ बच्चों के मन में जिनको पता है, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ, उनको पता है कि भाई तो गुणसूत्र बन जाते हैं बाद में, लेकिन जिनको नहीं पता बनते कैसे हैं तो ये बताते हैं। सबसे पहले बेटा ये धागों के समान संरचना होती है जो कि एक्चुअल में डीएनए ही होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन से पहले, ठीक है बेटा, क्या होता है? कोशिका विभाजन से पहले, ठीक, जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए किसके रूप में होता है? क्रोमेटिन धागों के रूप में होता है। किसके रूप में? क्रोमेटिन धागों के रूप में होता है। इस लाइन को लिख लो स्टार करके। ठीक है, होता है, लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन, ठीक है, जैसे ही कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक, उसके बाद
बेटा आपको शायद हल्का सा ना शोर आ सकता है बिकॉज और भी क्लासेस चल रही हैं, तो उस चीज़ को इतना इशू नहीं बनाना है, ठीक है। जितना पॉइंट आप ध्यान से सुन पा रहे हो ट्राई करो आप ध्यान से सुन पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोशिका विभाजन, मैंने बोला कोशिका विभाजन से पहले डीएनए हमारा किस फॉर्म में था, क्रोमेटिन धागों के रूप में। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, उसके बाद यही क्रोमेटिन धागे, ठीक है, क्या हो गया बेटा, यही क्रोमेटिन, इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं ताकि आपको जो वर्ड है वो क्लियर रहे, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो यही क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, ठीक है, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। ओके, यही क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। यानी कि अभी तो ये ऐसे थे, जैसे ही क्या हो गया बेटा यहाँ पे, जैसे ही हो गया आपका कोशिका विभाजन। ये चीज़ काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। अगर आपको यही नहीं क्लियर तो मैं वापस बोलूँगी दिक्कत होगी, ठीक है। अब कोशिका विभाजन किसका रूप ले लिया उसने, गुणसूत्र का, यानी कि अब ये किस फॉर्म में आ गए, किस फॉर्म में आ गए बेटा, अब हमने देखा है कि इस फॉर्मेट में आ जाते हैं और जब इस संरचना में आते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि भाई एक्चुअल में तो डीएनए है, और डीएनए की संरचना कैसी होती है बेटा, ये धागे जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये होती क्या है, ये जो संरचना होती है, ये संरचना होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो आप ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर एक ऐसी थी, ठीक है, और एक ही यहीं पे मैंने इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या ये क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बन गई, बन गई ना। अब इसी को क्या मैं ये शेप नहीं दे सकती, बिल्कुल बिल्कुल दे सकती हूँ, है ना। अब मैं इसको बिल्कुल ये वाली शेप दे सकती हूँ। तो जब ये इस शेप में आता है हम इसको बोलते हैं गुणसूत्र। तो आपको कौन कौन सा वर्ड अभी और अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको डीएनए क्लियर हो गया, आपको गुणसूत्र क्लियर हो गया। अब बारी आई आपके कि आखिर जो जीन होता है वो क्या होता है, ठीक है, आखिर आपका जीन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे कि ये रहा आपका डीएनए, ठीक है, ये रहा आपका डीएनए। अब मैंने बोला इसका ये छोटा सा पार्ट जो है वो जीन है, ठीक है। और जीन क्या करता है, जीन जो होता है बेटा यही आपके क्या करते हैं, लक्षणों को निर्धारण करते हैं। जीन ही क्या करते हैं, जीन ही आपका लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि भाई सबके लक्षण अलग अलग, तो इनका निर्धारण किया किसने, जीन ने किया। और जीन को हम क्या बोलते हैं कि भाई डीएनए के क्रियात्मक खंड को, किसके बेटा, डीएनए के क्रियात्मक खंड। क्रियात्मक खंड का मतलब क्या है, उसके एक छोटे से भाग को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। क्लियर, क्या कह देते हैं बेटा, इसको जीन कहते हैं। या आप क्या डेफिनेशन यूज करते हैं कि डीएनए के छोटा सा भाग, यानी कि डीएनए का एक, समझने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं कि डीएनए का एक छोटा सा भाग, ओके, छोटा सा भाग क्या है, ये हमारा जीन हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारे गुणसूत्र होते हैं इनको हम आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक बोलते हैं। आपने देखा है कि कुछ सूचनाएं जो हैं, यानी कि कुछ सूचनाएं कैसी थी बेटा, कि आपकी कुछ सूचनाएं, मैंने बोला ये जो सूचनाएं हैं, ठीक है, कुछ सूचनाएं, सारी तो नहीं आती, हम सारी नहीं कह सकते, हम क्या बोलेंगे, कुछ सूचनाएं। कुछ सूचनाएं आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से किस में गई है बेटा, यानी कि दूसरी पीढ़ी में गई, ठीक है, गई, ठीक है। अब ये जो एक पीढ़ी से बेटा दूसरी पीढ़ी में जा रही है, तो इनमें कौन मदद कर रहा है, यही तो मदद कर रहा है। कौन, किसने मदद किया, इन गुणसूत्रों ने, ठीक है। लक्षणों के निर्धारण किए, इनको क्या बोला, आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक। कि भाई इन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने, कि जो सूचनाएं थी उनको पहुंचाने में मदद करी। लेकिन इनको क्यों बोला जाता है आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर उपस्थित होती हैं जीन। और जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, क्लियर। ये पूरा डीएनए, इसका छोटा सा पार्ट जीन। तो हम कह नहीं सकते क्या जीन गुणसूत्र में के ऊपर स्थित होती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, अब ये आपके किस में है भाई, तो मेल में भी है, फीमेल में भी है। अब जो माता और पिता, हमने देखा कि भाई जो शिशु था, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के युग्मकों के मिलने से क्या हुआ, वो क्या हुई, इनिशिएशन की क्रिया हुई। इनिशिएशन की क्रिया के बाद क्या बना, वहाँ पे जाइगोट बना। और वो जो जाइगोट बना, यानी कि उसमें कुछ पिता का, हम कह सकते हैं भाई डीएनए, कुछ
कुछ उसमें माता का डीएनए आ गया। हम ये कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते कि भाई कुछ तो पिता का आया, कुछ उनकी माता का आ गया वहां से, है ना बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं वहां से। अब वो जो वहां से क्या आया, दोनों का आया, तो भाई दोनों की चीजें मिक्स हुई, यानी कि बच्चे में तो दोनों के लक्षण आ गए। तो लैंगिक जनन जब होता है ये चीज होती है। अलैंगिक में क्या हुआ? हाँ जी बेटा, अलैंगिक में क्या हुआ, बताओ, अलैंगिक में क्या हुआ? अलैंगिक जनन में, अब सोचो यहाँ पर अभी एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने आने वाला है, क्या कि भाई अलैंगिक जनन में अगर एक ये कोशिका थी तो जो इससे जन्म लेगी वो बिल्कुल इसी के जैसे होगी। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि एक जो मदर है, एक जो फादर है, उन दोनों के युग्मक के मिलने से युग्मनज बना, और उनसे उस यानी कि भाई उन यानी कि एक माता पिता से जो उसकी संतान पैदा हुई, क्या वहां पे वो बिल्कुल सेम होगी या फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम होगी? हम कहाँ पे बोल सकते हैं कि सेम होगी? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि जो सेम होंगी वो किस में होगी? अलैंगिक जनन में, है ना। अब ये जो अलगपन आया, हमने क्या बोला कि अलगपन, ये अलगपन आखिर है क्या बेटा? ये अलगपन आखिर क्या हो जाता है? पॉइंट ये आया, हमने देखा वो माता पिता थे, बच्चा अलग है थोड़ा सा, ना वो सेम अपने पापा की तरह, ना सेम अपने मदर, उसके खुद के भी कुछ गुण है, तो विभिन्नता बोला जाता है, यानी कि आपका टर्म आता है बेटा विभिन्नताएं। तो ये बेटा विभिन्नता क्या होता है, ठीक है, यानी कि ये विभिन्नता क्या है, इसको बिल्कुल आम भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं कि आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको बिल्कुल आम भाषा में बोला जाता है अलग होना। आप देख रहे हो कैसे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अलगपन, कि भाई जो वो माता पिता थे उनसे जब उनका यानी कि जब संतान हुई तो उस संतान में उन दोनों के ही लक्षण थे, और वो जो संतान था, वो जो शिशु था, वो जो बेबी था, वो दोनों ही जो थे उनके दोनों के ही वहाँ पे मिक्स होके उसमें गुण आए थे, है ना। अब वो ना सेम था तो दोनों के तो बच्चा क्या था बेटा, अलग था उनसे, यानी कि वहाँ पे क्या था, अलगपन। तो उसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, विभिन्नता आई। तो अब यहीं पर जन्म जनन तो ये भी हुआ है अलैंगिक जनन, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जिस संतान ने जन्म लिया है वो तो बिल्कुल जिससे उसने जन्म लिया है बिल्कुल उसी की तरह ही है, यानी कि भाई जिसने जन्म लिया है वो तो बिल्कुल किसकी तरह, उसकी तरह है जिससे उसने जन्म, भाई इसने जन्म दिया और इसने जन्म लिया, जो ये जो मातृ कोशिका है जिसने जन्म दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसने बिल्कुल अपने जैसे संतति को जन्म दिया है। संतति कौन होता है बेटा, जो जन्म लेता है। अब क्या यहाँ पे मैं कह सकती हूँ अलगपन ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई सेम है। तो विभिन्नता कहाँ पर अधिक आती है? यहाँ से आपका बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्या सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विभिन्नता, ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके बेसिक पॉइंट्स होंगे, डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से, आनुवांशिकता क्या होता है, आनुवांशिकी क्या, मैम विभिन्नता की डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी, आज की लेक्चर में आपको सिर्फ समझना है बेसिक पॉइंट्स को, क्योंकि आपने अगर जीव जनन वाले कैसे कैसे करते वाले चैप्टर को गलती से मिस कर दिया है, कुछ बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ लिया है लेकिन कुछ बच्चों ने मिस कर दिया है, तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वापस समझा, क्योंकि वो इस चैप्टर में रिपीट होने हैं। आप जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो ऐप पर भी हैं लेक्चर्स, जीव जनन कैसे करते हैं, आप उसको भी देखना, है ना। एंड अगर आप ये देख रहे हो, आपने वो देख लिए हैं एंड आप इसका भी लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ इसका एक भी लेक्चर मिस मत करना, एक भी लेक्चर मिस करोगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो विभिन्नता, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड का बेटा, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका कि जो विभिन्नता होती है वो अधिक कहाँ आती है, कहाँ आती है, तो इस पॉइंट को लिख लें कि लैंगिक जनन में, ठीक है, किस में, आपका लैंगिक जनन में विभिन्नता क्या आती है, अधिक आती है, ओके, क्या आती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता अधिक आती है, किसके मुकाबले, अलैंगिक में, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा अलैंगिक में आपकी विभिन्नता जो आती है कम आती है, यानी कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता क्या हो जाती है बेटा, अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई वहां पे कम आती है। ओके बच्चा, बिल्कुल क्लियर है आपको ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको इम्पॉर्टेंट कर लें और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तैयार कर लें, सीधा बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, मोस्टली आपके बेटा सभी बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ओके है। चलो,
अब यहाँ पे विभिन्नता को हम लोगों ने जाना, बेटा बिल्कुल पॉइंट है, अभी लास्ट में को पूरा रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो तो अब आगे आ जाइए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्नता भी लिखा हुआ है एंड विविधता भी लिखा हुआ है। विविधता, विभिन्नता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि भाई शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक मतलब क्या होता है बेटा, शारीरिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझे। शारीरिक का मतलब क्या होता है, शारीरिक का मतलब होता है शरीर, है ना। यानी शारीरिक विभिन्नता क्या होगी कि भाई शरीर में कुछ विभिन्नता आएगी, है ना। तो शारीरिक विभिन्नता क्या है, यानी कि शरीर में कुछ विभिन्नता आएगी। तो ये किस में आती है, शारीरिक कोशिकाओं में आती है। अब जनन कोशिका यानी कि जनन कोशिकाओं में आती है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होती है बेटा वो अगली पीढ़ी में स्थानांतर नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, कान में हमारे छेद है, ठीक है। अब जो नई बच्ची यानी कि बेटा एक बच्ची जन्म ले रही है, क्या उसके कानों में पहले से वो छेद होता है, नहीं होता भाई, होता है, नहीं होता। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें कि कुछ कुछ अगर हम बालों के रंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो बालों के रंग के क्या होता है, आपने देखा कि भाई किसी के मम्मी या पापा के बाल ऐसा, हम बोलते हैं इसके बिल्कुल इसके मम्मी पे गए हैं, इसके पापा पे गए हैं, हम ये जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि भाई जो विभिन्नता होती है, कौन सी शारीरिक विभिन्नता, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, यानी कि जिस इंसान को है उसी तक रहेगी, अगली पीढ़ी में ये नहीं जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि यह अगली पीढ़ी में क्या होती है बेटा, स्थानांतरित होती है, ओके। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, जैव विकास। जैसे कि चैप्टर में भी है आपका कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास क्या है कि आखिर एक जो जीव है उसका विकास आखिर हुआ कैसे कैसे है, ठीक है। पॉइंट क्या है कि आखिर एक जो जीव है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, ये हम चैप्टर में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि आपका जो किस में अगर हम बात करें कि जो जनन कोशिका विभिन्नता है वो किस में, जैव विकास में सहायक है। उपार्जित लक्षण, यानी कि इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। ये क्या बात होती है भाई, उपार्जित लक्षण क्या होता है। अच्छा, उपार्जित लक्षण की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लीजिए उपार्जित लक्षण, ठीक है। उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण क्या होता है बेटा, यानी कि जो वो लक्षण जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, क्या होते हैं बेटा, वो लक्षण जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, ठीक है, अर्जित किए जाते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा बेटा कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि कुछ तो हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, आनुवंशिक लक्षण। अभी तो बताया कि कुछ लक्षण हमारे शरीर में हमें जन्म से होते हैं, वो कौन से होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। स्टार्टिंग में पॉइंट क्लियर किया था। लेकिन वहीं पे कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम जन्म के बाद लेते हैं। तो जो जन्म के बाद हम लोगों ने लक्षण लिए हैं, यानी अर्जित का मतलब क्या होता है कि जो नए लक्षणों को हम लोगों ने लिया है वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाए जाते हैं। वहीं पे आपका जो जनन कोशिका विभिन्नता होती है, यानी कि वो आपके कौन से होते हैं, आनुवांशिक लक्षण, यानी कि ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर है बेटा, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। तो आज आपको मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो, आज क्या क्या बताया बेटा। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि आखिर आनुवांशिक लक्षण क्या है, ठीक। सबसे पहले क्या जाना आज की क्लास में बेटा हमने, कि आखिर आनुवांशिक लक्षण हैं क्या बेटा, ठीक है। हमने ये जाना कि आनुवांशिक लक्षण हैं क्या, तो वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ओके। अभी लेंगे एक बार पूरा रिवाइज लेंगे, पहले एक बार टॉपिक देख लो। नेक्स्ट आपको ये पता लग गया बेटा डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपको ये पता लग गया कि आखिर गुणसूत्र क्या है, ठीक। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं बेटा, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे आपको ये वर्ड पता लग गया है कि जीन किसे कहते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हमने एक वर्ड यहाँ पर जाना कि आखिर विभिन्नता है क्या, ठीक है। इसका महत्व को हम आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ इतना रखूंगी, क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंड आनुवांशिकता एवं जैव विकास एक ऐसा चैप्टर है, अभी तो जब इसमें आएंगे ना आपके मेंडल के नियम, जब आप मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये अगर चीज़ क्लियर होगी तब वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। मैं वापस बोल रही हूँ, मेंडल के नियम अक्सर जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आते हैं, उनको लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट ये डिफिकल्ट नहीं होता है बेटा, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत ईजी है, नहीं समझा तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है,
है ना। तो आपको करना क्या है कि बहुत ध्यान से आपको बस समझना है। क्लियर बच्चा? तो आज हमने इतने पॉइंट्स को जाना। चैप्टर समझ आया क्या है? चैप्टर में क्या था कि भाई अब एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट देंगे कि भाई सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब जनन होता है तो हम ये देखते हैं कि कुछ लक्षण जो जब बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि जनन दो तरीके से था, एक लैंगिक था एक अलैंगिक था। अब उससे भी संतति जन्म रही उससे भी, लेकिन क्या फ़र्क आ रहा था दोनों में कि लैंगिक जनन में तो माता पिता दोनों के लक्षण बच्चे में जा रहे हैं, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ उसी के लक्षण जा रहे हैं जिसने उसको जन्म दिया है। आया पॉइंट समझ? किसने? कि जिसने उसको सिर्फ जन्म दिया है। अब वहीं पे वो जो माता पिता थे वो जो लक्षण आए कैसे, कौन लेकर आए? तो सारा खेल किसका होता है? डीएनए का। डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा? कोशिका में, जो केंद्रक होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पर होता है या फिर डीएनए कहाँ स्थित होता है। तो याद रखिएगा डीएनए जो होता है आपका केंद्रक के अंदर होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोशिका विभाजन से पहले, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके कि क्या है बेटा क्वेश्चन, कि कोशिका विभाजन से पहले, ठीक है, कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक में, मैं आपको बेटा साथ साथ क्वेश्चन लिखवा रही हूँ कि किस तरीके से आता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक में, ठीक है, किस रूप में, ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर है क्रोमेटिन धागों के रूप में, क्योंकि गुणसूत्र के रूप में तो वो किसके बाद बेटा? कोशिका विभाजन के बाद बनता है। ठीक है, पॉइंट किसके बाद बेटा? कोशिका विभाजन के बाद आपका बनता है। क्लियर? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ इस तरफ, ठीक है। क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ जी, कि भाई विभिन्नता कहाँ पर अधिक आती है। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, विभिन्नता, ठीक है, कौन से जनन से अधिक आती है? तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। होगा या नहीं होगा? उत्तर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या है सही? बिल्कुल लैंगिक जनन। क्लियर? बिल्कुल लैंगिक जनन से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, वह लक्षण, ठीक है, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से, ठीक है, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं बेटा? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को, यहाँ से क्वेश्चन मिलना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? एज इट इज लिखवा रही हूँ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आनुवांशिक लक्षण। ठीक है बेटा, क्लियर बहुत अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बेटा, विभिन्नता किसे कहते हैं? ठीक है, विभिन्नता किसे कहते हैं? आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से ये 4 क्वेश्चन ही निकले हैं, प्लस आपको बता चुकी हूँ कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए आखिर क्या है। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम पता होना चाहिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है। आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जो स्टार्टिंग है जिनके मैंने आंसर लिख के दिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, ये एक नंबर की डेफिनेशन के लिए है। डीएनए का पूरा नाम ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आज हमने क्या जाना? आनुवंशिकता, यानी कि जो ये लक्षण गए हैं ना बेटा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यही आनुवंशिकता भी कहलाता है। लक्षण को क्या बोला? लक्षण को बोला आनुवंशिक लक्षण, है ना। और ये जैसे जैसे भाई क्या था कि नर और मादा में मिल, हमने बोला वो मिल, उनका जो मिलना था, वो जो क्रिया थी, वो जो प्रोसेस था, वो क्या था? वो था आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। वहीं पर अगर हम बात करें सेम आपका प्रोसेस की, कौन से वाले प्रोसेस की, कि भाई ये जो लक्षण थे कि भाई एक पीढ़ी से किस में गए हैं? आपके दूसरी वाली पीढ़ी में गए हैं, तो वो क्या गए? लक्षण गए।
अब वो लक्षण जो गए उनको हमने बोला आनुवांशिक लक्षण, लेकिन वो है क्या, आनुवांशिकता। ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से, चलिए बहुत सही। ओके चलो, तो आज हमने क्या क्या जाना, जल्दी से एक बार हमने जाना कि आखिर आनुवांशिक लक्षण है क्या, हमने जाना डीएनए, क्रोमोसोम, जीन क्या होते हैं, है ना, यही मदद करते हैं किनको, लक्षणों को ले जाने में। और ये अलग कैसे होते हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कि भाई आपने बोला मैम विभिन्नता आती है, अलग दिखता है, लेकिन क्यों दिख रहा है, हमने बोला लैंग्वेज जनरल से विभिन्नता दिखाई और डीएनएस में है, लेकिन क्यों, ऐसा क्या होता है कि विभिन्नता आ जाती है, वो अलग हो जाता है, कुछ तो चेंजेस होते होंगे, वही चेंजेस हम जानेंगे कि आखिर क्या चेंजेस होते हैं कि विभिन्नता आ जाती है वहाँ पे, है ना, कि डीएनए और आखिर क्रोमोसोम ऐसा क्या खेल होता है वहाँ पे कि विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, क्लियर। अब हमने देखा भाई कुछ लक्षण तो माता से कुछ पता है, तो वो तो क्या हो गया कि भाई बच्चों में दोनों लक्षण आए, लेकिन विभिन्नता कैसे है, क्योंकि पूरा तो सेम नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। तो वही चेंजेस हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर विभिन्नता जो आती है बेटा वो क्यों आई, इसका महत्व क्या है विभिन्नता का। और साथ ही साथ हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, मेंडल के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा आपका वहाँ से स्टार्ट होगा मेंडल के बारे में पढ़ना। एंड जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो भी बहुत ज़्यादा, अब यानी मैं पहले बोल रही हूँ ये चैप्टर पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ मिस करना ही नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल के साथ। एंड या ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़कर आएंगे, एंड साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको आपको क्या करना है गाइज, उसको आपको लिखना है अपने कॉपी में, एंड आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।